What was the duration of the meeting? Well, he Can you claims just that you explain didn't to tell him? him about London. I don't know what Mr. Jaitley has or Hold has that not microphone down a said. bit, please. I don't know what has prompted him to say anything if he has said it. I've been in court, as you have yourself seen. So that's it. The question is, sir, but if you had offered to settle matters and if Mr. Jaitley was told by you that you were going to you London, think- how did the government let you leave London? That's the big question. If you think that you're going to try and make some sensational news capital out of a perfectly innocent statement that I made, that I told Mr. Jaitley that I was going to London, that was it. No further conversation. Did you Let's meet, you have not maintained that this create is a a witch story hunt? where none exists. This is Did you meet any other BJP leader, sir? Did you meet any other BJP leader before you left for London? Over a period of time, I have met many colleagues in Parliament and expressed to them my desire to settle with the banks. I don't believe I owe you any further details. Mr. One Jaitley, last question, Mr. Mr. Mallya, did anybody tip you off? Did anybody say you better run because they're coming after you? Please guys, please move. Because that's the allegation. देख रहे हैं, जी हाँ, विजय माल्या ने लंदन में सनसनीखेज जानकारी दी है, जिसमें साफ साफ कहा आपसे कुछ ही मिनट पहले पत्रकारों के सामने कि लंदन से निकलने से पहले मैं अरुण जेटली से मिला था, मैंने उन्हें जानकारी दी थी कि मैं लंदन के लिए जा रहा हूं। पत्रकार ने फिर सवाल पूछा कि क्या इस पर अरुण जेटली ने आपसे कुछ कहा, तो विजय माल्या ने बताया कि नहीं, अरुण जेटली ने मुझे ये बताने के बाद कुछ भी नहीं कहा। बड़ी खबर जिस पर अरुण जेटली की तरफ से भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आ गई है, हम आपको सुनाएंगे। विजय माल्या ने जो अपनी तरफ से बात कही उसमें साफ साफ कहा कि लंदन के लिए रवाना होने से पहले वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। बाद में उसने ये भी जानकारी दी कि अरुण जेटली से मैंने कहा था कि मैं लंदन जा रहा हूं, लेकिन अरुण जेटली ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। तो लंदन बैठे देश की सियासत में जबरदस्त तूफान विजय माल्या लाते हुए, अब आइए आपको जरा सुना देते हैं कि विजय माल्या ने क्या दावा किया है और अरुण जेटली ने उस पर क्या सफाई दी है। I left because I had a scheduled meeting in Geneva. I met the finance minister before I left, repeated my offer to settle with the banks. विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया जब से हम लोग सरकार में हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और कभी कभी आया करते थे। तो एक दिन ये देखकर कि मैं वहां बैठा हूं और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है। तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया और केवल ये कहा कि आप जो कहना है बैंकर्स को कहिए, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी थी कि वो इस तरह के ब्लफ पहले भी करते रहे हैं और वापस पैसा करना ये उनकी कभी भी नीयत नहीं थी। और इसलिए उनसे कोई कागज लिए बगैर इस एक वाक्य में उनको एक प्रकार से स्नब करके मैं आगे निकल गया। इसके अलावा मेरी पिछले 4-5 वर्षों में उनसे कभी बात नहीं हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सियासत में किस तरह का बवाल, किस तरह का तूफान आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर हम देखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी विवाद पर अब क्या कहा है। मल्या का शब्दों को तो मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता। और वो ये कहते हैं, और जेटली कहते हैं कि वो भाग के मेरे पास आया था पार्लियामेंट में। कहाँ? सेंट्रल हॉल में भाग के आएगा तो सब उस समय तो ये प्रसिद्ध हो गए थे चोर के नाम पर मल्या, तो सब देख लेते। और राज्यसभा के अंदर करते थे, तो कहाँ भाग के आए हम नहीं जानते, हम इसमें नहीं पढ़ने चाहते। मैं ये की कहता हूँ कि सबसे बड़ा अपराध है कि इस बदमाश को, इस चोर को हम देश को छोड़कर जाने के लिए मौका दिया। और वो मैंने मेरी जांच के अनुसार वो है कि पहले एक ऑर्डर थी कि इसको बाहर नहीं जाने देना है, लेकिन उस ऑर्डर को
फीका किया गया और कहा गया कि इस व्यक्ति बाहर जाएगा तो उसको रिपोर्ट करना है कि वो बाहर चले गया है। तो ये जो डाइल्यूशन हुई है, जो फीका हुआ है, ये किसके आदेश पर हुआ, ये हम लोग सबको जानना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए, लेकिन अब आपको सुनाते हैं पीएल पुनिया क्या दावा कर रहे हैं, क्योंकि पीएल पुनिया ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा था ये मुलाकात और काफी देर तक चली थी मुलाकात। लंदन में विजय माल्या के बड़े बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब। पुनिया जी, माल्या ने जो कहा है कि मैं वित्त मंत्री से मिलने के बाद बाहर आया, विदेश आया और मैं चाहता था कि सेटलमेंट हो जाए, लेकिन बैंकों ने ऑब्जेक्शन किया। ये विजय माल्या जब हिंदुस्तान छोड़ के लंदन गए हैं और न्यूज़पेपर में आया, उससे सूचना मिली, तो उससे 2 दिन पहले सेंट्रल हॉल में मैं भी बैठा था और अरुण जेटली जी से विजय माल्या बात कर रहे थे। काफ़ी देर अलग से बात करते रहे और मैं तो हमेशा कहता रहा कि इनके इशारे पे, इनकी सहमति पे, इनकी साजिश से यहाँ छोड़ के गए हैं और इसीलिए कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई भी नहीं हो रही थी कि उनको यहाँ लाया जाए। अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो तो उनको यहाँ आना चाहिए, एक एक पैसा वसूल होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। कुछ न कुछ बहानेबाजी दिखा के और खाना पूरी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये बहुत स्पष्ट मत है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट, जो इनके खास लोग हैं, उनमें से विजय माल्या एक है और वो वास्तव में सरकार में बैठे हुए वित्त मंत्री और अन्य लोगों से राय मशवरा करके उनकी सहमति से वो गए हैं कि यहाँ से निकल जाओ। विजय माल्या पर अरुण जेटली का कहना है कि मैंने मिलने का वक्त नहीं दिया था। विजय माल्या ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। विजय माल्या ने यह दावा किया है लंदन से कि जेटली से मुलाकात हुई थी और यही नहीं, उसके आगे बढ़कर कुछ ही देर पहले विजय माल्या ने यह भी कहा कि मैंने अरुण जेटली से कहा था कि मैं लंदन जा रहा हूं। पत्रकार ने पलटकर पूछा, क्या अरुण जेटली ने इस पर कुछ कहा? तो विजय माल्या ने कहा नहीं, इस पर अरुण जेटली ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पत्रकार ने दरअसल लंदन कोर्ट के बाहर ये सवाल विजय माल्या से पूछा कि क्या आपको किसी ने टिप ऑफ किया था, यानी जानकारी दी थी पार्लियामेंट में, संसद में, कि आपके पीछे सुरक्षा एजेंसियां पड़ी हैं और आपके पीछे जो तमाम एजेंसियां हैं वो पड़ी हुई हैं, आपके खिलाफ संगीन आरोप हैं। ये क्या इसी जानकारी दिए जाने की वजह से आप वहां से निकल गए भारत से? इस पर साफ शब्दों में विजय माल्या ने कहा कि नहीं, मेरी एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी जिनीवा में, मुझे उसके लिए जाना था, लेकिन हाँ, मैं वित्त मंत्री से जरूर मिला और वित्त मंत्री के सामने मैंने अपना ऑफर रिपीट किया कि मैं बैंक्स के साथ सेटलमेंट करना चाहता हूं। नलिन कोहली हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। नलिन कोहली जी, मेरा सवाल आपसे यही, संगीन इल्जाम विजय माल्या लंदन से बैठे हुए लगा रहा है। उसका कहना है कि वित्त मंत्री को मैंने बाकायदा जानकारी दी थी कि मैं लंदन जा रहा हूं और इस पर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा था। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि देखिए, हम तो कहते थे किसकी शह पर भागा है। अब क्या जवाब दीजिएगा? इसके 3 अलग पहलू हैं, तो उनको अलग से ही देखें। पहली बात है, झूठी बात कर रहे हैं, कौन इसको कर रहा है, वो कितना विश्वसनीय है, पहले उस पर चर्चा कर लें। भगौड़े हैं, भारत की संपत्ति लूट के लंदन में मजे से बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के किसी शब्द को मानना चाहिए। और यदि अगर ऑफर था तो बैंक के पास गए क्यों नहीं, बैंक के साथ सेटल क्यों नहीं किया? तो जिसने किया नहीं, भाग कर गया, ठंडी हवाओं में बैठे हैं लंदन में, भाग कर रह रहे हैं, झूठ उनका क्यों नहीं होगा? तो उनके सामने क्या भारत के वित्त मंत्री क्या बयान को आप हल्का करेंगे? दूसरी बात, स्वयं वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये तथ्य नहीं है। राज्यसभा में वो भी सदस्य थे, भागते हुए अगर उनसे मिलने का प्रयास करे, एक वाक्य बोले
जिसको भी नजरअंदाज करके बोले कि बैंक के पास जाओ, तो कौन सा ऑफर दिया उन्होंने, और वित्त मंत्री से प्रश्न पूछे जाए, ये बिल्कुल गलत। और तीसरा, कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस जो खुद स्वयं अपने आप को घोटाले, अगर आप राजन साहब के बयानों को सुनेंगे तो 2006 के पीरियड से 8, 12, 14 तक जो देश में ये सारे घोटाले हुए, एनपीए खड़ा हुआ, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से लिखा। ठीक है, था। प्रियंका चतुर्वेदी हम हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपकी बातों का वो जवाब देंगी। प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रहे हैं भगोड़े की बातों पर आप भरोसा करके देश के वित्त मंत्री पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी, आजकल तो माहौल ये बन गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, कोई भी उनसे सवाल कर ही नहीं सकता है, कोई उन पे उंगली उठा ही नहीं सकता है, और अगर उंगली उठ भी जाती है तो ये यही से बच्चे निकल जाएंगे, जिम्मेदारी से बच्चे निकल जाएंगे। यही पूरा माहौल जो बन रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आपने कोई मुलाकात नहीं की है तो आप उसकी स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप जाकर यूके कोर्ट में बता दीजिए ये बात गलत है। तो ये जो बहुत हम शुरू से कहते आए हैं कि ये सूट बूट वाली सरकार है, वो आज स्पष्ट हो गया है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं कह रही है, इनकी खुद के भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो राज्यसभा से चुनकर आए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी एक ट्वीट में जून के महीने में कहा था कि इनको किसी का समर्थन मिला है भागने में। वही आज उन्होंने, विजय माल्या ने समर्थन मिला है, सीधे सीधे कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी जी। और ये कहा है वहां पर विजय माल्या ने कि मैंने बाकायदा जानकारी दी थी अरुण जेटली को कि मैं लंदन जा रहा हूं, उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। कहने की क्या जरूरत है, हर झूठ पे बोलना है। और यदि प्रियंका चतुर्वेदी जी की कांग्रेस पार्टी माल्या जी से और उनके शब्दों से इतने प्रभावित हैं, तो थोड़ा समझा दीजिए कि उनके पार्टी के कितने लोग क्या करते थे उनके साथ, क्यों लोन दिए गए, किस कारणों से लोन दिए गए। क्या कारण था कि जब उस टाइम के आरबीआई गवर्नर ने ऐसे लोगों को, नीरव मोदी, चोकसी, सब माल्या साहब के ऊपर लिखकर कहा कि ये लोग जो है इस रूप से कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या रिश्तेदार लगते थे राहुल गांधी जी के किसी कारण से? तो ये कांग्रेस पार्टी अगर माल्या जी के विश्वसनीय मानते हुए करे, उनको बधाई। कांग्रेस पार्टी वैसे ही घोटालों के साथ इतनी जुड़ी रही है, शायद ऐसे ही लोग इनको विश्वसनीय लगते होंगे। प्रियंका जी, प्रियंका जी, देखिए साथ आपने भी दिया विजय माल्या का। देश समझ रहा है, रिश्तेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली की है, वो सब देख रहे हैं, देश देख रहा है। और अगर विजय माल्या ने गलत बयान दिया है तो डेफिनेटली फाइल कर दिया जाए, एक और केस होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पाकर राज्यसभा के एमपी बनने वाले विजय माल्या जो फ्रॉडस्टर हैं, जिन्होंने उनके कार्यकाल में बैंक लोन का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसको घोड़ा बना दिया, उनको भगाने में मदद कर दी, अब अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। तो रिश्तेदारी तो आज साबित हो ही गई है, रिश्तेदारी उन लोगों के साथ है जिन्होंने उनका बचाव किया है। तो अभी भी यूके की हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आप इंडियन जो डिफेंस टीम पहुंची है वो किसी तरीके से कोशिश नहीं कर रही है कि एक सशक्त। ठीक है प्रियंका जी अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालती हूँ। उनका यह आरोप कि क्या मदद की गई और की गई, तो यही वो आरोप है जो हम लगा रहे थे, सूट बूट की सरकार तक वो पहुंच गई। दूसरी तरफ नलिन कोहनी का कहना है कि वित्त मंत्री ने तमाम विजय माल्या के आरोपों को खारिज किया है, भगोड़े की नहीं, वित्त मंत्री की बात मानी है। अभी दूध का दूध पानी का पानी होना है। बहरहाल सियासी बवाल अभी खींचेगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बुराड़ी कांड के बाद अब गुजरात का एक परिवार, अहमदाबाद का एक परिवार अंधविश्वास की वजह से आत्महत्या कर चुका है? ये सवाल इस रिपोर्ट को देखकर आप भी पूछेंगे। अहमदाबाद में काले जादू ने ले ली जान। काले जादू के चक्कर में एक ही परिवार ने की आत्महत्या। अहमदाबाद में दिल्ली के बुराड़ी जैसा
खौफनाक कांड। तंत्र मंत्र के चक्कर में फांसी पर झूल गया पूरा परिवार। पति, पत्नी और बेटी ने लगाया मौत को गले। आत्महत्या से पहले लिखा दहशत का सुसाइड। देश की राजधानी दिल्ली में बुराड़ी कांड की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी इस तरह की एक वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने काले जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें काले जादू का जिक्र किया गया है, एक कुलदेवी का जिक्र किया गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अहमदाबाद का यह परिवार कैसे और क्यों काले जादू के चक्कर में पड़ गया। तो ये भी दिखाएंगे कि सुसाइड नोट में क्या लिखा है। जी हां, गुजरात के नरोडा इलाके के इस फ्लैट को बेहद गौर से देखिए। दरवाजे के ठीक ऊपर एक ध्वजा और कुलदेवी की तस्वीर लगाई गई है। अवनी स्काई नाम की सोसाइटी के इस फ्लैट नंबर 403 में कुणाल त्रिवेदी का परिवार रहता था। कुणाल त्रिवेदी जो कॉस्मेटिक चीजों के व्यापारी थे, लेकिन मंगलवार को इस फ्लैट के अंदर जो कुछ देखने को मिला उससे पूरे अहमदाबाद में सनसनी फैल गई। 50 साल के कुणाल त्रिवेदी, 45 साल की उनकी पत्नी कविता और 16 साल की उनकी बेटी श्रीन की इस घर से लाशें मिलती हैं और साथ में मिलता है एक सुसाइड नोट भी। इस सुसाइड नोट को देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। जी हां, इस सुसाइड नोट में काले जादू का जिक्र होता है। अहमदाबाद के नरोडा इलाके में रहने वाले कुणाल त्रिवेदी और उसके परिवार की एक साथ डेड बॉडी मिलने के बाद जब पुलिस यहां पे पहुंची, इस वक्त हम नरोडा में उन्हीं के घर के बाहर मौजूद है। यहां पे ये अवनी स्काई करके फ्लैट है जो नवा नरोडा इलाका है, वहां पे आया हुआ है। अब देख सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस ने फिलहाल यहाँ से जो डेड बॉडी है वो पीएम के लिए चली गई है, लेकिन जिस तरीके से सुसाइड नोट मिली है और सुसाइड नोट में काला जादू होने का जिक्र किया गया है, उसमें ये भी लिखा गया है कि कविता को बेहद भरोसा था कि उनकी कुलदेवी आके उन्हें बचा लेगी, लेकिन कुलदेवी भी कहीं ना कहीं जो काले जादू की बात थी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो उनका घर है, घर के ऊपर ये ध्वजा लगाई गई है, साथ ही कुलदेवी की एक तस्वीर भी यहाँ पे लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक इशारा होता है कि काले जादू की जो उन्होंने आत्महत्या में जिक्र किया था, उसी के चलते जो है उन्होंने आत्महत्या की है। 3 पेज के सुसाइड नोट को पढ़कर पुलिस सन्न रह जाती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कुणाल त्रिवेदी और उसके परिवार ने इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है। सबसे पहले व्यापारी कुणाल त्रिवेदी ने सुसाइड नोट में अपनी मां को लेकर लिखा है। मम्मी, मैंने कई बार आपको काली शक्ति के बारे में बताया, लेकिन आपने माना ही नहीं। मम्मी, आप मुझे कभी भी समझ नहीं पाई। पूरी दुनिया मुझे शराबी कहती रही, लेकिन मैंने नशा क्यों किया था? अगर तुम मुझे पहले दिन समझ लेती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं जिंदगी के किसी चीज से नहीं डरा। कुणाल की डिक्शनरी में कभी आत्महत्या नहीं थी। मैंने कई बार आपको काली शक्ति के बारे में बताया, लेकिन तुमने कभी माना नहीं और मुझे इस कारण शराबी कहा गया। कुणाल त्रिवेदी जो कल रात को नरोडा एरिया में अपने घर में अपनी पत्नी और पुत्री के साथ सुसाइड हालत में मिले थे, जिसमें एक चिट्ठी मिली है जिसमें उनके ऊपर काला जादू का प्रभाव था, इस तरह की बातें मिली है और इस दिशा में हम तपास कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 पेज के सुसाइड नोट में कुणाल त्रिवेदी और भी कई बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज बातें लिखते हैं, जिसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है। कुणाल ने सुसाइड नोट में आगे लिखा, मुझे धंधे में एमपी वाले ने 14,55,000 रुपए दिए थे। मैं कोई कर्जदार नहीं था। मैंने से बंद घर में 3 लाशों का रहस्य और भी उलझता चला जा रहा है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि अंधविश्वास ही आत्महत्याओं की वजह थी।
आपने दिल्ली के बुराड़ी कांड में देखा था कि एक ही परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिनमें 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। इनमें 2 नाबालिग भी थे। इसके बाद बुराड़ी के रहस्यमयी घर से मौत का एक रजिस्टर मिला, जिसके हर पन्ने पर मौत की एक खौफनाक इबारत लिखी थी। अहमदाबाद के नरोडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाशें मिली हैं, जिसमें पति, पत्नी और बेटी शामिल है। हम आपको बता दें कि घर के अंदर कुणाल त्रिवेदी की लाश पंखे से लटकी हुई मिली है, तो पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी थी, जबकि बेटी की लाश बेड पर मिली। इसके अलावा कुणाल की मां घायल और बेहोशी की हालत में अलग कमरे में पड़ी थी। कुणाल त्रिवेदी, जिनकी आयु 50 के आजू बाजू है, वो हैंगिंग स्थिति में पंखे के साथ, और उनकी पत्नी फर्श पे पड़ी थी, और उनकी पुत्री वो बेड के ऊपर सोए हुए हालत में मिली थी। और उनकी माता, जो एक अलग रूम है, जो उसकी काफ़ी एज है और बीमार भी थी, और वो नीचे पड़ी थी क्योंकि वो अशक्त होने से थोड़ा उनको इंजरी भी हुआ था, उस हालत में मिले थे। उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया और उनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया है। अभी इनकी हालत। और पास पड़ोसियों की माने तो पिछले 24 घंटे से कुणाल का घर बंद था। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। जब लगातार फोन की घंटियां बजने के बाद भी कुणाल, उनकी पत्नी कविता और बेटी श्रीन ने फोन नहीं उठाया, तो रिश्तेदार घर पहुंचे और इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। उसके जीजा जी वो 2 दिन से उसको कॉल लगा रहे थे, पर क्या वो 3 फोन स्विच ऑफ आ रहे थे, और ये कुणाल भाई का कौन नो रिप्लाई, रिंग बज रही थी, उठा नहीं रहे थे। तो वो कल रात को सीसीटीवी चेक करने के लिए आया, और मुझे वॉचमैन ने फ़ोन किया कि सीसीटीवी चेक करना है। फिर सीसीटीवी में आधा घंटा 1 घंटा देखा, पर कोई फुटेज नहीं मिला। और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया सबने मिलके, क्योंकि चप्पल बाहर ही पड़े थे। और फिर पुलिस आए और दरवाजा का लॉक तोड़ा, फिर पता चला ऐसा हुआ है। घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिस, पड़ोसी और रिश्तेदार दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुणाल अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर सकता है। ऊपर से सुसाइड नोट में लिखी काले जादू और कुलदेवी की बात ने सबको चौंका दिया। आज तक की टीम ने कुणाल के रिश्तेदारों से बातचीत की, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कुणाल और उसके परिवार की मौत काले जादू के चक्कर में हुई है। हमको नहीं होता ऐसा कि काला जादू कर ही नहीं सकते ये लोग। ये तो ऐसे ही करते थे, पूजा पाठ अपनी पूजा पाठ में मानती थी, लेकिन वो काला जादू नहीं करते थे वो लोग। काला जादू मैं नहीं मानती, क्या हुआ पता नहीं है, मगर मैं नहीं मानती काला जादू। कभी भी जब भी मिलते थे तो किस तरीके के आदमी थे वो, और पूरी फैमिली किस तरीके से वो काम करती थी? वो तो मेरे भाई का बेटा था, मगर वो मुझे माँ की तरह चाहता था, और कविता भी मुझे अपनी माँ की तरह रखते थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो क्या हुआ पता ही नहीं चला, मगर वो लोग सच्ची में अच्छे थे, दोनों अच्छे थे, और बच्ची तो प्यारी है ही। कुणाल और उसके परिवार की सामूहिक खुदकुशी को लेकर गुजरात पुलिस का भी भेजा घूम गया है। ऊपर से रहस्यमय सुसाइड नोट ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कुणाल एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में डिविजनल मैनेजर के पद पर तैनात थे। कुणाल ने पहले अपनी पत्नी और बेटी को जहर खिलाया और बाद में खुद को फांसी लगा ली। आत्महत्या के इस मामले में अहम सुराग जुटाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं हाईवे के जल्लाद दर्जी का खौफनाक कांड। 33 हत्याएं, 5 राज्यों में लाशों को ठिकाने लगाया था इसने। पहले कबूल किए 14 कत्ल, फिर बताया उसने की हैं 16 हत्याएं, और अब तक उसका कबूलनामा 33 हत्याओं तक पहुंच चुका है। जी हां, देश में 33 हत्याएं करने वाला ये सीरियल किलर पेशे से एक दर्जी है, और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। भोपाल के बाहरी इलाके में बनी एक छोटी सी दुकान में आदेश खमारा दिन के वक्त अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलता था। रात के वक्त जब वो बिस्तर पर जाता था तो उसके मन में खौफनाक वारदातों के विचार घुमड़ने लगते, और इन्हीं विचारों ने आदेश खामरा को बना दिया हाईवे का जल्लाद। ये 2010 के आसपास की बात है।
पहली बार महाराष्ट्र के अमरावती और फिर नासिक, इसके बाद तो मानो मध्य प्रदेश में लाशों के मिलने का सिलसिला चल पड़ा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई लाशें बरामद हुई। इन सभी हत्याओं को एक चीज जोड़ रही थी, वारदात का शिकार हुए सभी लोग या तो ट्रक ड्राइवर थे या फिर उनके सहयोगी। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इन बर्बर घटनाओं के पीछे मंडीदीप के एक मिलनसार दर्जी का हाथ हो सकता है। इस गिरोह ने लूट की पहली वारदात को साल 2007 में अंजाम दिया था, लेकिन उस दौरान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की हत्या नहीं की थी। साल 2008 में इस गिरोह ने पहली हत्या को अंजाम दिया और फिर उसके बाद आदेश खामरा के मुंह इंसानी खून का ऐसा स्वाद लगा कि अब तक वो 33 हत्याओं को कबूल कर चुका है। पिछले हफ्ते जब भोपाल पुलिस ने खमारा को गिरफ्तार किया तो उसके 30 हत्याओं के कबूलनामे से हैरान रह गई। मंगलवार को उसने बताया कि 3 और हत्याओं को उसने अंजाम दिया था और इस तरह से 33 सीरियल हत्याओं के साथ भारत के दुर्दांत हत्यारों में खमारा का नाम जुड़ गया। हम आपको बता दें कि अभी तक इस लिस्ट में 42 लोगों का गला रेतने वाले रमन राघव, निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली और कोलकाता का स्टोनमैन जैसे अपराधी शामिल हैं। आरोपी अब तक लगभग 30 हत्याएं के आसपास जो है वो कबूल कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने एक एक हत्याओं के बारे में जहाँ पे इसने हत्याएं की है वहाँ के पुलिस से संपर्क भी करना स्टार्ट कर दिया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो उसको हम लोग अंजाम तक लेके जाए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे जाए। 3 दिन तक पीछा करने के बाद खमारा को एक बहादुर महिला पुलिसकर्मी की बदौलत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक जंगल से पिछले हफ्ते पकड़ा गया। हत्याओं के बारे में वो इतनी तेजी से बता रहा था कि पुलिस टीम को भी जानकारी जुटाने में मुश्किल उठानी पड़ी। उसके कबूलनामे के बाद कई पड़ोसी राज्यों ने भी अपने बंद पड़े पुराने मामले खोल दिए हैं। अभी तक हम 33 हत्याओं के बारे में जानकारी उनसे ले सके हैं। अन्य स्टेट से लगातार सारे सीनियर ऑफिसर्स हमारे आईजी साहब से, पीएचक्यू से और हम लोगों से संपर्क में हैं। 48 साल का जल्लाद खमारा देखने में बेहद शांत नजर आता है और लोगों से बेहद गर्मजोशी से मिलता है। मिलनसार प्रवृत्ति का है। पुलिस को शक है कि इसी का फायदा उठाकर उसने ट्रक ड्राइवरों को शिकार बनाया होगा। खमारा अकेला नहीं था, बल्कि उसका पूरा गिरोह था। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इस सीरियल किलर के घर तक पहुंचा है आज तक, दिखाएंगे, लिए चलेंगे आपको भी ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। आज तक पहुंचा है सीरियल किलर के घर, ये जानने के लिए कि आखिर हाईवे पर काम करने वाला एक दर्जी 33 हत्याएं कैसे कर सकता है, क्यों, देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह है जल्लाद दर्जी आदेश खमारा का घर। भोपाल के मंडीदीप इलाके में किसी को गुमान भी नहीं था कि खमारा कोई मामूली दर्जी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा जल्लाद है। छोटे से घर को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतने बड़े हत्याकांड का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी यहाँ रहता था। ये पूरी गली है उसकी जहाँ पे ये रहते थे। हालांकि जो उनके परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि पिछले 2-3 महीनों से वो घर नहीं आए थे। आज तक की टीम ने हाईवे के जल्लाद आदेश खमारा के परिवार से बातचीत की। खमारा के बेटे ने बताया कि उसे तो यही पता था कि उसका पिता दर्जी का काम करता है। जहाँ तक के हमने तो अभी तक हमें तो ये पता है कि टेलरिंग का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पिलखिरिया इलाके में एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसकी जांच के दौरान एक आरोपी पकड़ा गया था, जिसने पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम बताए। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती चली गई और पुलिस खमारा तक पहुंच गई। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।